हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशा वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में क्लास 11th केमिस्ट्री में हम यूनिट 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले दोस्तों 1 से लेकर 6 यूनिट तक को आपको कंप्लीट करा दिया गया है। सभी वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में दी है, आप जाएं और उनको जरूर देखें। समझ गए? तो दोस्तों यूनिट 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस यूनिट 7 का जो नाम है साम्य अवस्था, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इक्विलिब्रियम। अब ये साम्य अवस्था क्या होती है, इससे पहले हम अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों हमने पिछली यूनिट में यूनिट 6 में 2 प्रकार की अभिक्रियाओं को पढ़ा था। एक थी हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रिया और एक थी हमारी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब यदि उत्क्रमणीय अभिक्रिया की दोस्तों बात करें तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया थी जिसमें ये दोनों दिशाओं में संपन्न होती थी, है ना। जैसे मान के चलो जल से क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है, और बर्फ से फिर जल बन जाता है। तो मतलब जल से बर्फ और बर्फ से जल, मतलब ये जो अभिक्रिया चल रही है दोनों दिशाओं में चल रही है, तो इसे हम बोलेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो ऐसी ही अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है, आगे की ओर भी पीछे की ओर भी, अग्र दिशा में भी पश्चिम दिशा में भी, है ना। जैसे मान के चलो ये जल से क्या बन रहा है, बर्फ बन रहा है। जल से क्या बन रहा है, बर्फ, है ना। तो ये अग्र अभिक्रिया है, ये अग्र अभिक्रिया। अभिक्रिया मेरे भाई हमेशा बाएं से दाएं की ओर चलती है, हमेशा इधर से इधर की ओर, मतलब बाएं से दाएं की ओर चलती है ना। तो बाएं से दाएं की ओर यदि अभिक्रिया चल रही है तो वो अग्र अभिक्रिया है। और कभी अभिक्रिया में ऐसा हो जाए कि दाएं से बाएं ओर अभिक्रिया चलने लगे, तो ये जो अभिक्रिया होगी ये अभिक्रिया होगी पश्च अभिक्रिया, है ना। तो ध्यान रखना, अग्र अभिक्रिया को हम इस साइन द्वारा व्यक्त करते हैं और पश्च अभिक्रिया को हम इस साइन द्वारा व्यक्त करते हैं। जो नीचे लगा है पश्च का है, ये ऊपर लगा है ये अग्र का। ये है अग्र का और ये है पश्च का, ध्यान रखना, कोई दिक्कत है। तो जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है अग्र एवं पश्च दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकती है, उसे हम बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की बात करें तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, या तो अग्र दिशा में संपन्न होगी या पश्चिम दिशा में संपन्न होगी, या तो अग्र में या फिर पश्चिम में। जैसे मान लिया हमने दूध, ये दूध से दही बन गया, दूध से दही बन गया, है ना। तो क्या दही से फिर से दूध बन सकता है? देखो दूध से बन गया, दही बन गया, क्या दही से फिर से दूध बन जाएगा? ऐसा कभी संभव ही नहीं है ना। तो ये जो अभिक्रिया है एक ही दिशा में चल रही है, केवल दूध से दही की ओर चल रही है। क्या दही से दूध की ओर चल सकती है? बिल्कुल नहीं चल सकती, क्योंकि दही से कभी दूध बनता ही नहीं है ना। तो ये जो अभिक्रिया है केवल एक दिशा में चलती है, या तो अग्र दिशा में या पश्चिम दिशा में। ध्यान रखना, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। ये अभिक्रियाओं की बात हुई, लेकिन अब हमें करनी है साम्य अवस्था की बात कि जो साम्य अवस्था है क्या है, साम्य अवस्था है क्या है ना। तो सबसे पहले इसके यदि संधि विच्छेद कर दें तो संधि विच्छेद करने पर क्या आएगा, साम्य प्लस अवस्था। साम्य प्लस अवस्था मतलब ये साम्य अवस्था है। अब हम समझे क्या है, ये साम्य अवस्था है। पहले से हम नहीं समझ पा रहे, पहले जुड़ा था ना, ठीक है। अब हमारा और ज्यादा क्लियर हो गया। अब दोस्तों मैं बता दूं, जो साम्य अवस्था होती है केवल उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में ही होती है, इतना और समझ लेना। ये जो साम्य अवस्था है केवल उत्क्रमणीय अवस्था, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की अवस्था है, ये याद रखना। साम्य अवस्था केवल उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की अवस्था है। एनी प्रॉब्लम? अब ये साम्य अवस्था होती क्या है सर, बार बार आप साम्य अवस्था बोल रहे हैं, होती क्या है ये भी तो बताओ हमें। बिल्कुल बता रहा है बेटा, धीरज रखो आप, ठीक है। चलो इधर समझो, मान के चलो ये कोई अभिक्रिया है N2 और H2, यहां से बन रहा है NH3। तो ये जो अभिक्रिया है इस दिशा में भी हो रही है और इस दिशा में भी हो रही है। ये अग्र अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? अग्र अभिक्रिया, ठीक है। और ये है आपकी पश्च अभिक्रिया, पश्च अभिक्रिया, ये पश्च अभिक्रिया है ना। हम साम्य अवस्था बता रहे हैं,
ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे भाई आपको इतना याद रखना पड़ेगा, ये साम्य अवस्था उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की अवस्था है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की अवस्था है। ठीक है, अब क्या है, तो क्या है, यदि देखो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया है, अग्र अभिक्रिया, और ये आपकी कौन सी अभिक्रिया है, पश्च अभिक्रिया। ठीक है, तो यदि अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया का वेग समान है, मैंने क्या बोला, यदि अग्र अभिक्रिया एवं पश्च अभिक्रिया का वेग समान है तो इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे साम्य अभिक्रिया। मतलब साम्य अवस्था में क्या होता है, अग्र एवं पश्च दोनों अभिक्रियाओं का जो वेग होता है वो समान होता है। जितने वेग से अग्र अभिक्रिया हो रही है उतने ही वेग से पश्च अभिक्रिया होगी, किसमें, साम्य अवस्था में। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो मान लेना ये जो अभिक्रिया है वो साम्य अवस्था में चल रही है, साम्य अवस्था में चल रही है। या फिर दूसरा ऐसा भी कहें, यदि देखो आपको पता है ये क्या है, अभिकारक, ये क्या है, अभिकारक है ना, क्योंकि जो भाग लेता है वो क्या होता है, अभिकारक, और इसको हम क्या बोलते हैं, क्रियाफल भी बोलते हैं, क्रियाफल, है ना, सॉरी क्रियाकारक, एक मिनट मिस्टेक हो गया, क्रियाकारक, क्रियाकारक भी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है, आपका जो NH3 बन रहा है ये क्या है, उत्पाद, इसको हम बोलते हैं क्रियाफल, क्या बोलते हैं, क्रियाफल, है ना। तो एक तो वेग समान है मतलब वो साम्य अवस्था में है, दूसरा ये है, यदि अभिकारक और उत्पाद के सांद्रण में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा तो मतलब वो साम्य अवस्था में है, मतलब वो क्या है, साम्य अवस्था में है। तो ध्यान रखना कि अभिकारक और उत्पाद के सांद्रण में अगर कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब सांद्रण का मतलब ये दोस्तों, ये लिक्विड में है तो ये भी लिक्विड में है, मतलब सांद्रण में परिवर्तन नहीं हो रहा। अगर मान लो ये जो N है क्या है, ये गैस अवस्था में, ये गैस अवस्था में, और ये भी क्या है, गैस अवस्था में। अब देखो ये भी अभिकारक भी गैस अवस्था में और उत्पाद भी गैस अवस्था, मतलब इसके सांद्रण में परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब ये साम्य अवस्था में है। तो इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, परिभाषा आप यहाँ स्क्रीन पर आ रही है, आप अपने स्क्रीनशॉट लें और अपनी कॉपी पे लिखें। इस थ्योरी के बाद अर्थात करके आप लिख लेना, अग्र अभिक्रिया का वेग बराबर पश्च अभिक्रिया का वेग। तो ये हुई हमारी साम्य अवस्था, है ना। अगर कोई बोले साम्य अवस्था में रहता है मतलब आप समझ लेना कि अग्र अभिक्रिया का वेग पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर है, क्योंकि साम्य अवस्था में यही तो होता है। ठीक है, अब इस साम्य अवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं उस चीज को समझो। विशेषता क्या है, पढ़ना क्या है, ये तो हमें आती है ना सर। साम्य अवस्था में क्या होता है, इसमें अग्र अभिक्रिया, अग्र एवं पश्च अभिक्रियाओं का वेग समान होता है, बराबर होता है, ये तो हमें पता है। साम्य अवस्था में अग्र एवं पश्च अभिक्रियाओं का वेग समान होता है, नहीं पता, हमें पता है। दूसरा, इसमें अभिकारक एवं उत्पाद के भार समान होते हैं, मतलब अभिकारक और उत्पाद के सांद्रण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, जितना अभिकारक रहेगा उतना ही उत्पाद रहेगा। ये इसका भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ये किसकी विशेषता है, साम्य अवस्था की विशेषता है। तीसरी, ताप दाब सांद्रण में परिवर्तन करके साम्य अवस्था बदली जा सकती है। मतलब यदि ताप दाब और सांद्रण में यदि परिवर्तन कर दिया जाए थोड़ा बहुत इधर उधर तो साम्य अवस्था है ना बदली जा सकती है, साम्य अवस्था को चेंज किया जा सकता है। मतलब इसका सिर्फ इतना है दोस्तों, यदि मान के चलो जल बर्फ में चेंज हो रहा है, जल 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में चेंज हो जाता है। अब यदि मैं इसका जो ताप है थोड़ा सा बदल दूं और 0 से इसको मैं 2 डिग्री सेल्सियस कर दूं, है ना, तो ये जो जल है ना वो बर्फ में नहीं बदलेगा, जल जो है ना वो बर्फ में नहीं बदलेगा। फिर जो बर्फ है वो किस में चेंज हो जाएगा, फिर बर्फ है किस में चेंज होने लगेगा, जल में चेंज होने लगेगा। मतलब दिशा को, साम्य अवस्था को बदल सकते हैं ना, बिल्कुल बदल सकते हैं। तो ध्यान रखना, ताप दाब सांद्रण में परिवर्तन होगा तो साम्य अवस्था बदली जा सकती है, समझ रहे हैं ना। जैसे मैंने इसमें बताया 0 डिग्री सेल्सियस पर ये बर्फ में चेंज होने लगता है, लेकिन यदि ताप इस 0 से 2 कर दिया जाए तो ये जो बर्फ है ना फिर जल में परिवर्तित होने लगेगा,
समझ रहे ना? ठीक है, ये आप चीज समझ गए। नेक्स्ट, उत्प्रेरक साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता। अब जो उत्प्रेरक होते हैं, उत्प्रेरक का काम क्या है? अभिक्रिया की दर को बढ़ाना या घटाना, अभिक्रिया की दर को बढ़ाना या घटाना। तो जो उत्प्रेरक होते हैं वो साम्यावस्था को प्रभावित नहीं कर सकते, ना ही करते हैं। समझ रहे ना? तो ध्यान रखना, उत्प्रेरक साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करते। ये साम्यावस्था की विशेषताएं हुई। आई होप कि दोस्तों एक एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। अब सबसे पहले इसको कर लो आप मोस्ट IMP, क्योंकि ये 12th BSc तक भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा और फिर आपको कोई नहीं बताएगा, आपसे सिर्फ ये बोल दिया जाएगा कि आपने 11th में पढ़ा था, इसलिए आप पढ़ लो ईमानदारी से। ठीक है, तो सुन लो। द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम की बात करें तो दोस्तों इस नियम का प्रतिपादन गुलबर्ग और बागे, समझ रहे हो ना? गुलबर्ग और बागे दो भाई थे, तो गुलबर्ग और बागे नामक वैज्ञानिक ने किया था सन 1867 में। समझ गए? बस आगे बढ़ो। अब गुलबर्ग और बागे नामक वैज्ञानिक ने इस नियम का प्रतिपादन किया था, लेकिन इस नियम में होता क्या है? तो देखो, इस नियम के अनुसार क्या होगा? देखो, स्थिरता पर किसी अभिक्रिया की दर, अब अभिक्रिया की दर क्या है यही नहीं जानते हम। देखो हम बताते हैं, जैसे मान के चलो A और मतलब A प्लस B, ये कोई अभिक्रिया है और ये इससे उत्पाद बन रहा है C+D, है ना? इस अभिक्रिया की गति क्या होगी? ये अभिक्रिया किस दर से चल रही होगी? जैसे दूध से दही बन रहा है, तो दूध से दही बन रहा है, तो दूध से दही बनने की गति क्या है? उस गति को बोलेंगे हम अभिक्रिया की गति। समझ रहे हैं ना? अभिक्रिया की गति, जो अभिक्रिया की गति होगी, उस अभिक्रिया की गति को ही हम बोलेंगे अभिक्रिया की दर। ये कितनी देर में संपन्न हो रही है, ये किस गति से चल रही है, वही है अभिक्रिया की दर। तो स्थिरता पर किसी अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण, अब अभिकारकों की सांद्रण, अभिकारकों का सांद्रण क्या है? देखो आपको पता है ये क्या है? अभिकारक। क्या है ये? अभिकारक, है ना? तो दोस्तों यदि हमें सांद्रण में व्यक्त करना है, जैसे मान के चलो ये A है, इसको हमें सांद्रण के रूप में व्यक्त करना है, तो कुछ मत करना कि जो A है इसको A वर्गाकार ब्रैकेट में बंद कर देना, तो अब ये A का सांद्रण कहलाएगा। अभी ये अभिकारक है A, अभी ये सांद्रण नहीं है, अभी ये अभिकारक है A। अगर इसको हम वर्गाकार ब्रैकेट में बंद कर दें तो ये A का सांद्रण हो जाएगा। अब हमें B का सांद्रण निकालना है तो B को वर्गाकार ब्रैकेट में बंद कर दो। C का निकालना है तो C का वर्गाकार ब्रैकेट में बंद करो। D का निकालना है तो D को वर्गाकार ब्रैकेट में बंद कर लो। मतलब जिसका हमें सांद्रण निकालना होता है उसको वर्गाकार ब्रैकेट में बंद कर दो, है ना? अब समझो, स्थिर ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होती है। क्या? जो अभिक्रिया की दर है, ये जो अभिक्रिया की दर है अभिकारकों के जो सांद्रण है उसके गुणनफल के कैसी हो रही है? समानुपाती हो रही है। कोई बड़ी बात है क्या? इसको हम कर लेंगे। देखो समझो इधर, ये है हमारा द्रवानुपाती क्रिया का नियम। अब हम द्रवानुपाती क्रिया को व्यंजक तौर पे ले जाएंगे, है ना? समझेंगे इसको और ज्यादा, ठीक है? मतलब ये कहें इसका हम व्यंजक कर रहे हैं, ठीक है? तो यहां पर हम लिख देंगे व्यंजक, ठीक है? देखो इधर हम लिख देंगे, माना कोई रासायनिक अभिक्रिया, माना कोई अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है, निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है। ये हमने मान लिया, माना कोई अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है ना? पहले जल्दी से बोल दो जय श्री राधे, फिर हम पढ़ते हैं, ठीक है? और जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है? चलो, माना कोई रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न हो रही, ये हमने मान लिया। और मान लिया ये अभिक्रिया A और B ये अभिकारक है और इनसे बन रहा है उत्पाद C+D, है ना? तो ये जो है आपको ये दिख रहा है अग्र अभिक्रिया है, और जब
ये इधर से देखो, इधर से इधर चल रही तो ये अग्र अभिक्रिया है, और जब ये अभिक्रिया इधर से इधर की ओर चलेगी तो ये पश्च अभिक्रिया है। तो मान लिया हमने ये कौन सी अभिक्रिया है, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, तो देखो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है ना। तो ये आपकी इधर से इधर चल रही है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, अग्र अभिक्रिया। तो हमने लिख दिया ये अग्र अभिक्रिया। ठीक है, और ये कौन सी अभिक्रिया है, पश्च अभिक्रिया। पश्च अभिक्रिया, पश्च अभिक्रिया। अब एक चीज और समझना है, ठीक है। अब जैसे मान के चलो ये अभिक्रिया इधर से इधर की ओर चल रही है, ये अभिक्रिया इधर से इधर की ओर चल रही है, तो अभिकारक कौन है, ए और बी। अभिकारक कौन है, ए और बी। और जब ये अभिक्रिया इधर से इधर की ओर चल रही है ना, तो अभिकारक कौन है, सी और डी। समझ रहे ना, तो ये चेंज हो जाएंगे, है ना। तो जब आगे की ओर चल रही है अग्र अभिक्रिया है तो ये अभिकारक, और जब पीछे की ओर चल रही है तो ये वाली अभिकारक। इतना आप याद रखना, है ना। ऐसा हर रिएक्शन में चेंज हो जाता है। ठीक है, जहां से अभिक्रिया स्टार्ट होती है वो अभिकारक होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो मान लिया ये कोई अभिक्रिया है ना। अब ध्यान देना थोड़ा सा, अब अग्र अभिक्रिया के लिए, अग्र अभिक्रिया के लिए, है ना। अब हम अग्र अभिक्रिया के लिए क्या लगा रहा है, जो द्रवानुपाती क्रिया का नियम है वो लगा रहा है। किसके लिए, अग्र अभिक्रिया के लिए। मतलब अभिक्रिया जब इधर से इधर की ओर चल रही है तब अभिकारक कौन होगा, ये, है ना। तो अग्र अभिक्रिया के लिए हम क्या लगा रहा है, द्रवानुपाती क्रिया का नियम। तो द्रवानुपाती क्रिया के नियम के अनुसार जो अभिक्रिया की दर होती है, क्या, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, है ना, ये किसके समानुपाती होती है, अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के। तो अभिकारक कौन है, ए और बी। इसका सांद्रण, तो इनको हम वर्गाकार ब्रैकेट में कर देंगे बंद, है ना। तो ए का सांद्रण निकालना है तो ए को हमने वर्गाकार ब्रैकेट में बंद कर दिया, बी का निकालना है तो बी को वर्गाकार ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक है, तो अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल, मतलब इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, डॉट। गुणनफल के कैसी होती है, समानुपाती, तो बीच में क्या लगा दो आप, समानुपाती। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इधर देखो, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर आता है। कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल दिक्कत नहीं, है ना। तो यहां पर हमने समानुपाती का चिन्ह हटा दिया तो ये बराबर आ गया, है ना। और ये अग्र अभिक्रिया है, तो अग्र को हम बोलते हैं इंग्लिश में फॉरवर्ड। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बोलते हैं, है ना। अग्र अभिक्रिया को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड। तो यहाँ पर जो नियतांक आएगा वो के तो आएगा, लेकिन हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, के एफ ले रहा है। क्या ले रहा है, के एफ। अब के एफ क्या बता रहा है कि फॉरवर्ड अभिक्रिया है, समझ रहे हैं ना। ठीक है ना। अब जहाँ ये ए और डॉट बी ये सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप कर देना समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 ये किसके लिए था, अग्र अभिक्रिया के लिए, जब अभिक्रिया इधर से इधर चल रही थी। ठीक है, लगा दिए द्रवानुपाती क्रिया का नियम। अब हम पश्च अभिक्रिया के लिए द्रवानुपाती क्रिया का नियम लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे पश्च अभिक्रिया के लिए, पश्च अभिक्रिया के लिए, है ना। पश्च अभिक्रिया के लिए मतलब जब अभिक्रिया इधर से इस तरफ की ओर चले, मतलब इस तरफ से इस तरफ की ओर चल रही होगी तब, है ना। जब इधर से इस तरफ की ओर चल रही है तो अभिकारक कौन हो जाएगा, सी और डी हो जाएंगे। बोलो होंगे कि नहीं, तो सी और डी होंगे ना अभिकारक, है ना। तो पश्च अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, है ना। अभिक्रिया की दर किसके समानुपाती होती है, अभिकारकों के सांद्रण। अब अभिकारक कौन है हमारे पास, सी और डी। तो इनका सांद्रण, सी को वर्गाकार ब्रैकेट में कर दो बंद, डी को वर्गाकार ब्रैकेट में कर दो बंद, है ना। सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती हो रही ना, तो देखो ये गुणनफल मतलब डॉट लगा दो, और समानुपाती मतलब ये लगा दो। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो आएगा नियतांक के आएगा, क्या आएगा, के, है ना। लेकिन जो ये कौन सी अभिक्रिया है, पश्च अभिक्रिया है ना। तो पश्च को इंग्लिश में हम बोलते हैं बैकवर्ड। क्या बोलते हैं, बैकवर्ड बोलते हैं, बैकवर्ड। तो बैकवर्ड का क्या हो जाएगा, बी। तो बी क्या बता रहा है, ये बैकवर्ड अभिक्रिया है, समझ रहे ना। ठीक है ना। तो ये के बी और ये सी ज्यों का त्यों और डी ज्यों का त्यों, कोई दिक्कत है। ठीक है, तो ये आ गई आपकी अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया
अभिक्रिया की दर। समझ गए? इसको आप दे देना समीकरण नंबर 2, है ना। अब देखो फर्स्ट में देखो समीकरण 1 में अभिक्रिया की दर, समीकरण 2 में भी अभिक्रिया की दर, मतलब यहाँ LHS और LHS बराबर हो रहे हैं। देखो ये और ये बराबर है, तो LHS और LHS बराबर हैं तो RHS अपने आप बराबर हो जाते हैं। तो हमने चीज कई बार पढ़ी है ना, जब LHS बराबर होते हैं तो RHS बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ कर देंगे समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर है तो RHS बराबर हो जाएंगे। तो इसका RHS क्या है? ये है KF इन ब्रैकेट A इन ब्रैकेट B। इसका RHS क्या है? ये तो KB इन ब्रैकेट A और नो C है, KB इन ब्रैकेट C और इन ब्रैकेट D, है ना। तो इधर से आप क्या कीजिए, देखो इसको आप इधर ले जाओ और इसको आप इधर ले जाओ। ठीक है, तो देखो ये KF तो है ना, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा KB, इस तरफ KF तो है और ये चला जाएगा इधर, है ना। तो इस तरफ ऊपर क्या बचा है? इन ब्रैकेट C और इन ब्रैकेट D, है ना। और अंत में क्या जाएगा? ये नीचे आ जाएगा तो A और ये क्या हो जाएगा? B, है ना। मतलब ये क्या है, अगर हम अग्र और पश्च की बात हटा दें तो अभिक्रिया इधर से इधर चलेगी। तो ये क्या है? उत्पाद, और ये क्या है? अभिकारक। मतलब ये उत्पाद है और ये क्या है? अभिकारक। ये उत्पाद का मतलब देखो ब्रैकेट में बंद है तो सांद्रण, उत्पाद का सांद्रण, और ये क्या है? अभिकारकों का सांद्रण, है ना। अब यदि KF और KB को एक दूसरे नियतांक से हम रिप्लेस कर दें, यदि हम मान लें जो KF है और ये क्या है? KB है, यदि हम इन दोनों को K के बराबर मान लें, किसके बराबर मान लें? K। देखो KF और KB है तो K, तो यदि हम इसको K के बराबर मान लें तो इसकी जगह क्या जाएगा? K बराबर C अपॉन D, और ये क्या है? A अपॉन में क्या है? B, है ना। अब देखो अगर अग्र और पश्च अभिक्रिया को हटा दिया जाए तो ये अभिकारक और ये उत्पाद, तो ये उत्पाद और ये अभिकारक, तो ये क्या? तो यदि हम इसमें एक लाइन निकालने की बात करें, अगर हम बात करें वास्तविक तौर पे पहुंचे कि द्रव अनुपाती क्रिया के नियमानुसार अंतिम में क्या होता है, तो क्या होता है? देखो ये क्या है? उत्पाद और ये क्या है? अभिकारक। तो उत्पाद के सांद्रण का गुणनफल व अभिकारक के सांद्रण का गुणनफल का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। ध्यान रखना, किसी अभिक्रिया के लिए उत्पाद के सांद्रण का गुणनफल और अभिकारक के सांद्रण का गुणनफल एक नियतांक के बराबर होता है। ये हम डायरेक्ट कहें, है ना। जैसे मान के चलो ये अभिक्रिया आपके पास थी A और B, है ना, और ये थी C और D, है ना। इसमें हम ये लिख सकते हैं डायरेक्ट की जो द्रवानुपाती क्रिया के नियम अनुसार डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो नियतांक है वो इसके सांद्रण का गुणनफल और इसके सांद्रण के गुणनफल का अनुपात होगा, है ना। तो C अनुपात D और A अनुपात B हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि उत्पाद के सांद्रण का गुणनफल और अभिकारक के सांद्रण का गुणनफल एक नियतांक के बराबर होता है। किसके अनुसार? द्रवानुपाती क्रिया के नियम अनुसार, क्योंकि ये चीज तो हम प्रूव कर चुके हैं। समझ में आपको आ गया? ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। कोई अभिक्रिया है, जैसे मान के चलो आपके पास ये अभिक्रिया है H2 और ये लिखा है N2, है ना, और ये लिखा है NH3, है ना। अब यदि कोई बोल दे कि इसमें द्रवानुपाती क्रिया का नियम लगा दो, तो आप द्रवानुपाती क्रिया का नियम लगाना जानते हो कि इसके सांद्रण का और इसके सांद्रण का जो अनुपात है एक नियतांक के बराबर होगा। तो आपने कोई बोला कि द्रवानुपाती क्रिया का नियम लगा दो, तो डायरेक्ट लिख लेना आप K बराबर NH3, है ना, एक ही है तो NH3 अपॉन इनका, क्योंकि उत्पाद ऊपर लेते हैं और अभिकारक नीचे, तो क्या हो जाएगा N2 और ये क्या हो जाएगा H2। ऐसा आप लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो। इतना सब आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चीज आप प्रूव कर चुके हो, है ना। तो आई होप दोस्तों कि ये समझ में आया होगा, मजा आया होगा। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दो और जल्दी से बोलो जय श्री राधे। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।